मैं कमलेश राठौर स्वागत करता हूं आपका बालाजी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में। दोस्तों, फर्स्ट ईयर की क्लास जिसमें चल रहा है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, जिसका आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे फिर से टूल्स। दोस्तों, इसमें अपने इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड सभी टूल्स हैं इस यूनिट में, तो अपन बारी बारी से इस यूनिट में टोटल इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड टूल्स पढ़ेंगे। दोस्तों, आता है अपना पंच के बाद, यानी कि इससे पहले पार्ट 2 में अपन ने पंच पढ़ा था। अब आएगा अपना माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर का डायग्राम मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से बनाया है। दोस्तों, इसके मुख्य भाग जो मेन मेन भाग हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। तो दोस्तों, यह है एनिवल, एनी एनविल, इसको बोला जाता है एनविल। इसको मापक सरफेस भी बोला जाता है। यह है स्पेंडल, लॉकिंग नट, यहाँ से इसको जितना माप है वहां पर लॉक किया जाता है। यह है मुख्य स्केल, यहाँ पर मुख्य स्केल होता है। और यह थिम्बल थिम्बल है, ठीक है। और ये रेचेट टॉप है। इसी के साथ यह है फ्रैम्पा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यह इनके मैंने मुख्य मुख्य भाग इसके बताए हैं। अब इसके बारे में जो जानकारी है वह मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोमीटर द्वारा तारों का माप तथा तारों का जो व्यास होता है, माप यानी कि जो वायर है, जैसे कि ये वायर है, इसका जो ये व्यास है ये, ठीक है, बड़ा बना के बताता हूँ मैं वायर आपको। जैसे यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, ये वायर इधर बहुत लंबा है लेकिन ये कटाक्ष भाग है। तो यहाँ से लेकर ये जो व्यास है ना, इस व्यास को इस माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है कि वायर की मोटाई कितनी है, ठीक है। और इसी के साथ इसके द्वारा 1 मिमी यानी कि 1 मिलीमीटर के, यानी कि 100वें भाग, 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक की माप की जा सकती है। यानी कि बारीक से बारीक तार होगा ना, उसकी माप भी इस माइक्रोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि 1/100, यानी कि 1 का 100वां भाग की इसमें mm की भाग, ठीक है, 0.01 इतने भाग की अपन इसमें मोटाई माप सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अपन आते हैं वायर गेज पर। वायर गेज का चित्र भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यह वायर गेज का चित्र है। दोस्तों, वायर गेज जो होता है ना, इसमें 36 स्लॉट होते हैं। 36 स्लॉट का भी होता है और 40 स्लॉट का भी होता है। ज़्यादातर आपको 36 स्लॉट का देखने को मिलेगा, लेकिन 40 स्लॉट का भी होते हैं। दोस्तों, इस पर लिखा होता है SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। यह इसकी फुल फॉर्म होती है SWG की, क्योंकि वायर को SWG में मापा जाता है। तो इसमें 36 स्लॉट होते हैं। स्लॉटों को क्या है कि जैसे कि तार की इससे भी मोटाई मापी जाती है, व्यास मापा जाता है। इसमें वायर में ये जो खांचे है ना, इसमें वायर को डाला जाता है, जिसमें टाइट वायर जा रहा है वही इसका स्लॉट और वही इसका मापक संख्या होगी, यानी कि SWG होगा, ठीक है। तो यह थे वायर गेज और यह था माइक्रोमीटर। दोनों का इसलिए मैंने चित्र एक साथ बनाया है क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है, ठीक है। अगर यह उपलब्ध ना हो तो यह फिर इससे भी छोटा माप यह है माइक्रोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह माइक्रोमीटर और वायर गेज के बारे में जानकारी थी। इसके बाद डिवाइडर क्या होता है। तो डिवाइडर आपके 2 प्रकार के होते हैं, जो कि रिवेट और स्प्रिंग टूल। दोस्तों, इस यूनिट का मतलब क्या है कि इसमें अपन अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना, इसके औजार पढ़ रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कौन कौन से औजार महत्वपूर्ण है वह अपन पढ़ रहे हैं। तो डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रिवेट और स्प्रिंग, दोनों के प्रकार है। अब इनके बारे में बताता हूं कि दोनों के प्रकार अलग अलग बनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यह है बिना एडजस्टेबल, यानी कि यह साधारण सा डिवाइडर है। इसको अपन जितना हो सके उतना खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक सिस्टम दिया है नट, ठीक है। तो इस नट को जैसे अपन खोलते जाएंगे ये ऑटोमेटिक से ओपन होता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें नट वाला सिस्टम नहीं है। इसको जितना हो उतना अपन हाथ से खोलेंगे और बंद करेंगे, ठीक है।
ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर नट दिया हुआ है और इसमें यहाँ ऊपर दी है स्प्रिंग, ठीक है, जो ये दबाव लगाती है इस पे तो पैर इसके पास आ जाते हैं। यह जो बनाए जाते हैं ना दोस्तों, तो यह किस धातु से बनाए जाते हैं, तो यह बनाए जाते हैं आपके कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, ठीक है। इनको किससे बनाया जाता है, तो कार्बन स्टील और यहाँ लिख देता हूं मैं, कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, वो भी कौन सी, तो हाई माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील के यह बनाए जाते हैं। इनकी साइज होती है 10 सेमी, 15 सेमी और 20 सेमी, ठीक है, यह इनकी साइज होती है। दोस्तों इनके बारे में प्रयोग जो है, स्टील रूल से माप लेने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और दूरी का विभाजन के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये एक कार्यखंड है, एक रेखा है, इसको अपन को इतने माप पर बराबर बराबर भागों में बांटना है, इतने माप पर। तो इस पैमाने को अपन इस डिवाइडर को इतना खोलेंगे, फिर जैसे यहाँ से ऐसे कट मारेंगे, फिर ऐसे कट मारेंगे, फिर ऐसे कट मारेंगे, यानी कि बराबर बराबर भागों में यह बांट देता है। इसका काम यह है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या है, इसका एक और नाम है गुनिया। क्या नाम है, गुनिया, ठीक है, इसको गुनिया भी कहा जाता है। और इसके साथ परीक्षार्थियों, जैसे आप अपने लिए जो परीक्षार्थी हो या विद्युतकार हो, उनके लिए 15 सेंटीमीटर 15 सेमी का गुनिया की आवश्यकता होती है, 15 सेमी, ठीक है। और यह कार्य मतलब किस काम में आता है, तो इसका प्रयोग है ना समकोणता की जांच के लिए, समकोणता की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों 90 डिग्री का एंगल सही है या नहीं है, उसकी जांच के लिए इस ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है ना, यह 15, 30 सेंटीमीटर की लंबाई में मिलता है, 15, 35 या 30 जो भी मिलता है। और इसका जो न्यूनतम मान होता है ना 0.5 सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर होता है। में मान लीजिएगा दोस्तों, है, ठीक है, मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर इसका छोटा सा छोटा माप है। और इंच में, अगर इसको इंच में बात करेंगे तो 1/3 इंच न्यूनतम मान की बता रहा हूं मैं आपको, या तो 0.5 या 1/3 इंच, ठीक है दोस्तों। और इसका जो उपयोग है ना, वह तारों, औजारों, बोल्ट्स एवं सर्किट बोर्ड में प्रयुक्त अवयवों की लंबाई मापने के लिए एवं वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन सीट के सही आकार की माप लेने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि जब भी मेरे वीडियो को देखते समय आपको कुछ बात ऐसी जो कि आप भूल जाओ, तो उसको उसी समय अपने कॉपी में उतार लिया करें, ताकि आपको यह बातें याद रहें, ठीक है। वीडियो देखने की वापस से जरूरत ना पड़े और आप रेगुलरली याद इनको रख सके, इसलिए आप कॉपी और पेन साथ में रखा करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करेंगे मापन टेप। मापन टेप है ना, आपने बहुत सारे कारीगरों या वर्कशॉप में काम करने वाले के पास देखा होगा इस प्रकार का टेप, जिसको अपन जितना आवश्यकता के अनुसार निकाल देते हैं। टेप में मतलब जो रोल होता है ना, ऑटोमेटिक अपन बाहर इसको जैसे हाथ से बाहर निकालते हैं, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, वापस से अंदर चला जाता है। इसमें क्या होता है, अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, जो जिसका सिस्टम इस प्रकार से रखा जाता है कि वह वापस से जो इसके अंदर व्हील होता है वह दबाव के कारण वापस से घूमने लगता है। घूमने लगने से पर क्या होता है, वो
जो टेप होती है ना वो वापस से उसके लिपट जाती है। तो दोस्तों ये है मापन टेप, और यह इधर जो डायग्राम आपको दिख रहा है यह है साहुल। साहुल क्या होती है कि यह ऊर्ध्वाधर किसी भी, जैसे कि यह एक पोल है, यह एक पोल है, यह ऊर्ध्वाधर यानी कि सही एंगल में ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है या नहीं है, इसकी माप लेने के लिए साहुल का उपयोग किया जाता है। इसको यहाँ से लटकाया जाता है। अगर ये थोड़ा बहुत भी इस प्रकार से झुका हुआ होता है ना, तो ये साहुल इतनी दूर जगह ले लेती है, यानी कि एक गैप हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि यह सही ऊर्ध्वाधर स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो ये साउल का कार्य है। यह इसमें थ्रेड होता है यानी कि डोर, और नीचे होता है तिखा हुआ मूल टिप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बताता हूं मैं इसके बारे में कि वस्तुओं की जॉब की अधिकतम लंबाई को मापा जा सकता है इसके द्वारा, और मैकेनिक के लिए यह 150 सेंटीमीटर लंबा, मैकेनिक जो होते हैं ना विद्युत कार के लिए यह 150 सेंटीमीटर लंबा आवश्यक होता है। और साउल के बारे में जो है वह एक डोर से लटका हुआ भार है ये, जिसका उपयोग मैकेनिक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्वाधर रेखा का परीक्षण करने में करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मापक औजारों में संबंधित सावधानियां यह है कि स्क्राइबर जो अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, तो स्क्राइबर का उपयोग करते समय उसे कसकर पकड़ना चाहिए। ठीक है, और साक्षी चिन्ह के लिए हमेशा 30 डिग्री युक्त पिक पंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साक्षी चिन्ह के लिए हमेशा, जो भी अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है पंच के बारे में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि साक्षी चिन्ह के लिए 30 डिग्री युक्त पिक पंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्केल के उप विभाजनों का भी ध्यान रखें, और मापन करते समय मापन औजारों को सीधा रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कुछ सावधानियां थी जो सभी औजारों के लिए थी, वो मैंने आपको। अब आती है आपकी रेतियां। रेतियां को इंग्लिश में बोला जाता है फाइल। फाइल इस प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ पर टिप होता है और ये बॉडी है। यह किसी भी जैसे कि धातु या जॉब है उस पर अवशिष्ट जो बिना काम की धातु लगी होती है उसको हटाने के लिए इन रेतियों का उपयोग किया जाता है। ये दानेदार लोहा को हटाती है दानेदार करके। ठीक है, तो यह जो फाइल्स होती है किसी सतह पर खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं। सभी प्रकार के जॉब जैसे कि समतल सतह, वक्र सतह, सीधी झिर्री, वृत्ताकार या आयताकार आकृति से अवशिष्ट पदार्थों को बारीक कणों के रूप में हटाने का कार्य इन रेतियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वह 10 में भी होती है, 15 में भी, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर में यह उपलब्ध होती है। दोस्तों ग्रेड के अनुसार है ना, रफ लिखते जाएगा, रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट और स्मूथ आदि यह होती है ग्रेड के अनुसार। और कट के अनुसार होती है सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड कट और स्पाइरल कट व रास्प कट, इनको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आकार के अनुसार होते हैं फ्लैट राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर और ट्रायंगुलर, हैंड, नाइफ एज व निडल आदि आकार के अनुसार होती है। विद्युत कार के लिए जो है ना, मेन बात यह है कि विद्युत कार के लिए 250 mm लंबी बास्टर्ड हाफ राउंड रेती, रास्प कट तिकोनी रेती एवं राउंड रेती आदि उपयोग में ली जाती हैं। दोस्तों इसके बाद इसकी जो सावधानियां हैं, सावधानियां अपन को क्या बरतनी चाहिए इसके बारे में कि बिना हैंडल के प्रयोग ना करें। इसको बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करें। यहाँ पर एक हैंडल इस प्रकार से लगा हुआ होता है। ठीक है, बिना हैंडल के इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों वायर ब्रश के द्वारा समय समय पर इसके दांते साफ करते रहना चाहिए। दोस्तों एक और सावधानी है कि न तो इस पर चिकनाई लगानी चाहिए
और न ही इसे चिकनायुक्त सतह पर प्रयोग करना चाहिए। यह इनकी सावधानियां थी। अब इसके बाद में आता है आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन किसी भी वायर को जोड़ लगाने के लिए, वायरों का ज्वाइंट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसको यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं अपने सामान्य प्रकार के, ठीक। तो दोस्तों यह जो सोल्डरिंग है ये इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत दी जाती है तो यह ताप यानी कि गर्म होता है, यहाँ का बिट, यह बिट क्या होता है, गर्म होता है, और यह सोल्डरिंग आता है उसको पिघालता है और वायर्स को जोड़ने में काम में लिया जाता है। दोस्तों यह जो है ना वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए 15 से 35 वाट तक, यानी कि 35 से 35 वाट में यह उपलब्ध होते हैं। वैद्युतिक के लिए भी 15 से 35 वाट का ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी सावधानी है, इसे मेन लीड बिना प्लग टॉप लगाए इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन विद्युत स्रोत में नहीं लगाना चाहिए, यानी कि ये प्लग टॉप लगाए बिना इसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और प्लग टॉप लगाते समय फेस न्यूट्रल तारों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भी है ना अलग अलग प्रकार के बिट भी लगते हैं, अलग अलग प्रकार के लगते हैं, जहाँ पर यानी कि कहीं पर मोटा जॉब है तो मोटा लगेगा, कहीं पर छोटा बारीक महीन कार्य है, जैसे अपने मोबाइल्स होते हैं ना, इनमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों के लिए बारीक महीन बिट वाला सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किया जाता है, और बड़े वायर्स को जोड़ने के लिए बड़े बिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम ऐप पर हमारा बालाजी ITI के नाम से चैनल है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो आप वहां पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल है जो कि बालाजी ITI के नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। जिससे क्या है कि आपके यूट्यूब पर अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता टाइम पर, तो आप मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो वहाँ पर शेयर करता हूँ। उसी के साथ कोई सूचना होती है, लेटर होता है, तो मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो वहाँ से आपको वीडियो भी मिल जाएंगे और वो जानकारी भी मिल जाएगी। तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बालाजी ITI के नाम से ही है वो भी, जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है अपने पास जो है ड्रिल्स। अब ड्रिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिल्स क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र बना रखे हैं अपन ने, सभी का एक एक करके मैं सभी का जिक्र करूंगा। दोस्तों यह जो आपको चित्र नजर आ रहा है, यह है आपकी हैंड ड्रिल। इसको बोला जाएगा हैंड ड्रिल मशीन। यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, हैंड, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा तो समझ आना कि यह हैंड ड्रिल मशीन है। यह रेचेट ब्रश ड्रिल मशीन है, यह इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है, और यह है आपका ओगर बिट है। दोस्तों एक एक करके मैं बताऊंगा कि हैंड ड्रिल मशीन को अपन बिना विद्युत के चला सकते हैं, हाथ से चला सकते हैं, कहीं पर भी छिद्र करना हो। दोस्तों इसकी क्षमता, इसके ड्रिल चक यानी कि ये जो चक होता है ना, इसके बारे में मैं इसके पार्ट्स बताऊँ। ये हैंडल है, यह गियर है, ये क्रैंक है जिससे घुमाया जाता है, और ये जो है जहाँ पर बिट लगाया जाता है, और यह चक है। तो इसके ड्रिल चक बिट यानी कि जो बिट लगता है ना, उसी के अनुसार इसकी क्षमता मापी जाती है, दर्शाई जाती है। ठीक है, यह 6 या 8 mm होती है, जो प्राय यानी क्या इसका व्यास 6 या 8 बिट का 6 या 8 mm होता है। इसको 1/64 में भी माना जाएगा, 1/64
64 व्यास भी होता है ड्रिल बिट का, और 1/4 इंच, इंच में बोलेंगे तो 1/4 इंच, ठीक है, अथवा 0.4 से 6 मिमी। ये ध्यान रखना। लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, नर्म लोहे की चादरों, पुर्जों आदि में छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे आता है आपका रेचेट ब्रश। रेचेट ब्रश जो होता है ना दोस्तों, इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं में बड़े छिद्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के छिद्रों के लिए विभिन्न प्रकार के औजार बिट्स प्रयोग किए जाते हैं। प्रेस नोब, प्रेस नोब है इसमें ये, ठीक है, इसका उपयोग होता है, दबाव दिया जाता है, इसको शरीर के टच करके और इसको घुमाया जाता है, ठीक है। यह ड्राइव हैंडल होता है, इसको पकड़ के इसको घुमाया जाता है तो ये चक घूमता है और यह छेद करता है। तो ये रेचेट ब्रेस है, ड्रिल है, यानी कि रेचेट ब्रेस ड्रिल है ना इसका पूरा नाम। अब आती है आपकी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इसको विद्युत सप्लाई दी जाती है और ये ऑटोमेटिक घूमती है और छिद्र करती है। दोस्तों, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। विद्युत कार्य के लिए 8 mm बिट, कितना 8 mm वाला बिट का उपयोग इसमें किया जाता है, इसमें लगाया जाता है। बिट को खोलने व कसने के लिए चक्की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक चक्की होती है, चक्की, चक्की, जिसका उपयोग किया जाता है इन बिट्स को खोलने के लिए या लगाने के लिए। दोस्तों, सावधानी रखनी है अपन को ड्रिल्स के बारे में कि ड्रिल बिट ड्रिल चक में भली प्रकार से कसा हुआ होना चाहिए। दूसरी सावधानी रखनी है, मशीन के जॉब पर सीधा चलना चाहिए अथवा बिट टूट सकता है। यानी कि हमेशा इसको सीधा करके ही चलाना चाहिए, न कि टेढ़ा चलाना चाहिए, वरना अगर टेढ़ा चलाओगे तो बिट टूट सकता है, ठीक है। और इसी के साथ मशीन गियर व क्रैंक में मोबिल ऑयल, यानी कि एक गियर होते हैं, इनमें मोबिल ऑयल या ग्रीस लगा हुआ होना चाहिए, लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो स्टील वाली जो जॉब होते हैं ना, उन पे छिद्र करने के लिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील मजबूत होता है, बिट टूट सकता है। ओगर बिट होता है, ये जो बिट है ना, ये ओगर बिट है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के ओगर बिट होते हैं। यह मैंने इसलिए बनाया है कि आपसे पूछा जाएगा कि ओगर बिट, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ओगर क्या है, तो बिट को ही ओगर कहा जाता है, यह आप ध्यान रखना। तो यह थी ड्रिल के बारे में जानकारी और इनकी सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, सावधानियां कुछ ये भी है कि हमेशा बिट को सही एंगल में फिट करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो बिट टूट सकता है, ये ध्यान रखना। बिट्स पे जंग नहीं आना चाहिए, पड़ने से बचाव रखना चाहिए, यह इनकी सावधानियां हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 4 में अपने जितने भी टूल्स बचे हैं उनको कवर करेंगे, और पार्ट 5 आएगा जिसमें अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाएगा ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।